बात आज की चैनल के कार्यक्रम सीधी बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सीधी बात है और सीधी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जिस तरीके से डिरेलमेंट होता जा रहा है और ये विसंगतियां इतनी पैदा हो गई हैं कि वो विद्रूपताओं का रूप धारण करती जा रही हैं। सरकार चल रही है, सड़क सड़क कर कार चल रही है, व्हील के अंदर ग्रीस नहीं है। ग्रीस कैसे डाला जाएगा, कहाँ क्या कमी रह रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ओम प्रकाश माथुर। ओम माथुर किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनका ये कार्यक्रम है, वे ही इसके जनक हैं, अधिष्ठाता हैं। और इस कार्यक्रम में आज उनसे हम जानेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस भारतीय जनता पार्टी की अव्यवस्थाओं के चलते जो छवि बनती जा रही है उस पर। आपका स्वागत, और आप बताएं कि क्या। सुरेंद्र जी, भाजपा की सरकार बने हुए 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया है जी। मदन राठौर अध्यक्ष बने हुए 2-2.5 महीने हो चुके हैं जी। लेकिन आप देखिए दोनों की यथास्थिति वैसी की वैसी कायम है। हर बार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चलती है, बैठकें होती है, 2-3 दिन 4 दिन अखबारों में सुर्खियां बनती है, अखबारों में नाम प्रकाशित होता है, कौन मंत्री बन रहा है, कौन हट रहा है। उसके बाद वो मामला ठंडा पड़ जाता है। अभी हफ्ते और पहले या 3-4 दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। एक बार फिर चर्चाओं का दौर चल पड़ा कि विस्तार हो रहा है सरकार मंत्रिमंडल का, लेकिन वो मामला बिल्कुल शांत हो गया। ये स्थिति संगठन की है। संगठन में मदन सिंह राठौर अध्यक्ष बने हुए इतना समय हो गया तो कार्यकारिणी क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसका कारण क्या है? क्योंकि कार्यकर्ता तभी मूव ऑन होता है उसको लगता है मुझे कुछ मिलने वाला है। आज देखिए भाजपा के जितने बड़े नेता हैं जिनके पहले चर्चा होती थी सरकार और संगठन में, आज वो सब पर्दे से गायब हैं लगभग। तो अगर आपको नई कार्यकारिणी बनानी तो उसकी घोषणा कीजिए आप और उनको आगे लाइए। मंत्रिमंडल की स्थिति बिल्कुल ये की है। कई मंत्रियों की कार्य क्षमता है, कार्यशैली से सरकार नाराज है। मुख्यमंत्री बहुत बार बात आ चुकी है, परफॉर्मेंस उनकी हो नहीं पा रही है, लेकिन वो जमे हुए हैं अभी भी। तो अगर आप इन दोनों में बदलाव नहीं करेंगे या परिवर्तन नहीं करेंगे तो संगठन, जैसा आप कह रहे हैं, ग्रीस संगठन जड़ हो जाता है और वो भी भाजपा की स्थिति जड़वत वही चल रही है। हालांकि अब कल गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आ रहे हैं सहकार सम्मेलन में भाग लेने के लिए। इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले हफ्ते, आने वाले 10 दिन के अंदर संगठन और सत्ता का नया स्वरूप और नया रूप हमें देखने को मिल सकता है। हाँ, उम्मीद की जा सकती है कि ओम जी ऐसा हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है आप मंत्रिमंडल के विस्तार या भाजपा कार्यकारिणी की घोषणा की बात कर रहे हैं। यहाँ तो स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री स्वयं का जो पद है वो भी ग्रीस मांग रहा है, परिवर्तन मांग रहा है। बात आए दिन होती है कि भाई इनको भी बदल दिया जाएगा, नई कार्यकारिणी बनेगी, नया मंत्रिमंडल बनेगा। तो आप इस संभावनाओं को किस रूप में देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि नया मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री भी परिवर्तित होकर आ जाए? जो सुरेंद्र जी, मेरा शुरू से कहना रहा है, मैं आज उस पर अटल हूँ। भजनलाल शर्मा से ज़्यादा मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली को कोई नेता सूट नहीं करता है। क्योंकि जब भाजपा की सरकारें बनी थी जहाँ छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, इसके पहले हिमाचल प्रदेश में, असम में, उन सब में नए चेहरे इसलिए लेके आ गए थे कि दिल्ली का नियंत्रण रह सके। क्योंकि ये मोदी और शाह की नई भाजपा है, उनको पूरे नियंत्रण में रखना है और केवल कठपुतली की तरह इनको इस्तेमाल करना है। और उसी लिए राजस्थान में भजनलाल लाएगा। मुझे बताइए, पहली बार कोई एमएलए बना हो जिसका संगठन में योगदान हो सकता है, लेकिन आम आदमी से संगठन का जुड़ाव नहीं होता है। संगठन का जुड़ाव होता है जो नेता सक्रिय होते हैं जमीन के ऊपर और जो राज्य से जुड़े होते हैं। उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। 1.5 साल में उनकी कई बार आलोचना हुई है, उनकी कार्यशैली की भी। और आप ये देखिए, अभी भी विधायक, न सिर्फ विधायक अफसर से उनके नियंत्रण में नहीं है। परसों गढ़ी के विधायक जो हैं वो वहाँ डीजे उसके डिप्टी के पैर छू रहे थे कि सिंचाई को हटा दो, ये भूमि माफिया और बाजीराव माफिया को थाने में बिठा के उनके पैसे खाता है। उसके अलावा भीलवाड़ा में परसों मेयर वो जेईएन के पैर पड़ गए, बोले भाई बरसात में गड्ढे मत खोदा करो, पानी भरता लो, हमको आलिया वक्त है। ये स्थिति जनप्रतिनिधियों की है। जनप्रतिनिधि मतलब जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं अपने स्तर पर, अपने अपने इलाकों में। अगर उनकी स्थिति यह है तो कैसे काम चलेगा? उसके अलावा आप देखिए, निकाय चुनाव की कोई अभी तैयारी नहीं है, पंचायत चुनाव की कोई तैयारी नहीं है, जबकि नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित था। और खुद मधुकर गुप्ता जो राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में 3 दिन पहले कहा है कि सरकार हमें सहयोग नहीं करी चुनाव कराने के लिए। ये बहुत बड़ा आरोप है सरकार, बहुत बड़ा आरोप है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। हाँ, ये है कि
दिल्ली से और दबाव बढ़ाने के लिए कुछ नए चेहरे ला सकते हैं, दिल्ली को और ज़्यादा समर्पित हो। और वैसे भजन लाल जी ज़्यादा समर्पित को है भी नहीं, और मेरा मानना है भजन लाल जी कोई धार्मिक प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री हैं। वो धर्म करने में उनकी बहुत रुचि है, राजनीति से वो बहुत आलू। आप देखिए जब भी कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं वो जयपुर के बाहर दिखते हैं, और अभी तो सावन में वो रोज नए नए मंदिरों में दिख रहे हैं। मुझे लगता है जैसे किसी को अपन एक कार्यक्रम देता ना कि आप तो 7 दिन मंदिरों में जाके दर्शन करो। तो पंडित जी है, तो पंडित जी से उम्मीद क्या करेंगे आप? देखो उनका तो पूरा जो खानदान है वो पूजा पाठ में धर्म कर, और फिर नाम भी उनका भजन लाल, तो भजन वो नहीं करेंगे। ऐसे में फिर क्या आप राजनीति नहीं कर सकते? तो उनको दिल्ली वालों को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए, इसलिए मुझे नहीं लगता मुख्यमंत्री बदला जाएगा। ओम जी एक बात बताता हूँ कि ये जो पर्ची का जो नवाचार हुआ इसके अंदर, और पर्ची का नवाचार जिस तरीके से फेल हुआ, मुझे नहीं लगता है कि ये आगे आने वाले चुनावों के अंदर इस पर्ची के नवाचार को स्थापित करके विजय स्थापित कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि ये भजन लाल सरकार के होते हुए और भजन लाल जी के होते हुए, इन्हीं मंत्रिमंडलों के होते हुए ये सरकार कोई बहुत बड़ा काम कर देगी, मुझे नहीं लगता। कल चाहे अमित शाह आ जाएं, चाहे मोदी जी खुद आ जाएं, मुझे नहीं लगता कि ये जब तक परिवर्तन नहीं होगा ये बचा पाएंगे। लेकिन सुरेंद्र जी सवाल ये है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन नजर आ रहा है आज की तारीख में? ये आ रहे थे क्या? नहीं, आप देखिए जब जो दावेदार नजर आ रहा है, वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, मोदी शाह को जब सत्ता पे कब्जा करना है, हर नियंत्रण करना है, तो पुराने चेहरे दाव पे नहीं लगा सकते। आप मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जो स्थिति करी है आज राजस्थान में, नंबर 1 की नेता है, आज भी उनके पीछे जनाधार है, सबको पता है। लेकिन उनको 1.5 साल तक अपने इतना संगठन सत्ता से अलूफ रखा कि उनके समर्थक थे, वो अब उन तक ठिठक रहे हैं। क्योंकि राजनीति में कोई भजन करने नहीं आता, उसको पद चाहिए। अब उनको लगने लगा वसुंधरा राजे के साथ होना हमारा माइनस पॉइंट है, तो उनको छोड़ रहे हैं। वो किरोड़ी लाल मीणा सबसे सक्रिय राजस्थान में आज की तारीख में, जिनका लेकिन अगर उनको लाया जाता है मुख्यमंत्री के पद पे, तो फिर वो अपनी तरह से शासन करना चाहेंगे। वसुंधरा राजे का जो विवाद हुआ था 2017-18 में मोदी और शाह से, वो इसलिए हुआ था। बाकी सारे नेता उनके नियंत्रण में आ गए थे, वसुंधरा अपने हिसाब से काम कर रही थी, वसुंधरा को उसको भुगतना पड़ा। इसलिए जब तक वो नया चेहरा नहीं, अब जो नए चेहरों की बात चल रही है, दिया कुमारी की बात की जाती है कई बार, राज्यवर्धन सिंह ऐसे 4-5 चेहरे, लेकिन मुझे लगता नहीं वो भी इतने परिपक्व हैं। और अभी इतनी जल्दी अगर इनको हटाया जाता भजन लाल जी को, तो एक संदेश जाएगा वो मोदी और शाह के खिलाफ होगा, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका नियंत्रण कमजोर हो। आप देख लिए असम में हेमंत बिस्वा की स्थिति भी आज की तारीख में यही है, छत्तीसगढ़ में विष्णुकांत साय की स्थिति भी आज की तारीख में, वहाँ संगठन सत्ता सब उनसे नाराज है, उनके कमजोर कारण, लेकिन सब जगह वो बने हुए हैं। तो इसका मतलब है कि दिल्ली उनको हटाना नहीं चाहते। और अभी तो क्या है सुरेंद्र जी, दिल्ली खुद बहुत विवादों में अटकी हुई है। आप देखिए राष्ट्रपति के चुनाव आज तक नहीं हो पाया है। एक दिन मोहन भागवत ने 75 साल वाला मामला उछाल दिया है रिटायरमेंट का। तो अभी तो एक तरह से लग रहा है संघ दिल्ली में दबाव बना रहा है कि हमारा अध्यक्ष बनाया जाए, और मोदी शाह दबाव बना रहा है अध्यक्ष हमारा हो, क्योंकि अध्यक्ष भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी का होना बहुत बड़ी बात होती है। और वो सरकार को, संघ चाहता है सरकार पर नियंत्रण इस तरह करे हमारा अध्यक्ष, और मोदी शाह कभी नहीं चाहेंगे, जिस तरह नड्डा ने उनके लिए काम किया है जी पिछले 4 साल में, हम सब देख रहे हैं। इसलिए अभी तो दिल्ली में इतनी उलझी हुई है भाजपा की, जयपुर में कोई बदलाव आएगा मुझे नहीं लगता। ओम जी, आपकी ही बातों से निकला हुआ एक सवाल ये भी बनता है कि अगर वो जेपी नड्डा अध्यक्ष पद से हट जाते हैं, मेरे को लग रहा है कि ये जो मदन सिंह राठौड़ नहीं बना पा रहे अपनी कार्यकारिणी, अपनी टीम का घोषणा नहीं कर पा रहे, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि क्या मालूम स्टेट के अंदर कौन सा लीडर आए, अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष बने उसके बाद में मुझे क्या क्या परिवर्तन उसके हिसाब से करना पड़े, तो हो सकता है वो इस बात का इंतजार कर रहा हो। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो वो तो देखिए जैसे जैसे संगठन में चेहरा बदलता है उसके हिसाब से संगठन नीचे तक की कार्यकारिणी बदलती है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सुरेंद्र जी, आपने कार्यकर्ताओं को आज तक क्या दिया है? 1.5 साल से आप सत्ता में हैं, ना आपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, ना आपने संगठन में पदाधिकारी बनाए, और तो और ना आपने पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स किए हैं। आज की तारीख में 70-80 बोर्ड होते हैं और सैकड़ों मेंबर्स बनते हैं विभिन्न बोर्डों में। आपने क्या करा? और तो और जो आपने देवनारायण बोर्ड सहित कुछ बोर्ड बनाए थे, उनके नेताओं को आपने मंत्री का दर्जा दिया, सुविधा आज तक नहीं दी उन लोगों को। आज बिल्कुल ओम प्रकाश बढ़ाना या CR चौधरी जो अध्यक्ष बने हुए देवनारायण बोर्ड और कृषि विभाग, कृषि उसके, उनको सुविधा नहीं मिल रही है, केवल दर्जा मिला हुआ है। तो इतनी सरकार अगर दिल्ली पर डिपेंड होकर चल रही है कि मंत्रिमंडल का दर्जा तक मुख्यमंत्री अपने स्तर पर नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगाया सकता है सुरेंद्र जी कि दिल्ली का कितना नियंत्रण है। अब वो नियंत्रण अफसरशाही के जरिए है या PMO के जरिए है या HMO के जरिए है, ये अपन नहीं बता सकते, इसका अपन आकलन नहीं कर सकते हैं। पर इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूँ, निगम चुनाव में भाजपा को बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अभी संदेश जाने लग गया है कि अफसरशाही भाजपा की सुन नहीं रही है, जनप्रतिनिधि मजबूर हैं, और मतदाताओं की तो क्या सुनवाई का सवाल ही नहीं है। पुलिस प्रशासन हावी है, बजरी माफिया हावी है, क्राइम बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अब कल
मुख्यमंत्री जी एसीबी के सम्मेलन में भाषण दे रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा। हाँ। उनकी पीढ़ियों जीरो टॉलरेंस की बात की ये धार्मिक भावना, ये धार्मिक प्रवचन है। ये कोई इससे भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। भ्रष्टाचार रोकने आपको सख्ती करनी पड़ेगी। लेकिन जब लोगों ने भगवान के मंदिरों को छोड़ा भ्रष्टाचार में, हम देख चुके हैं, हम लड्डू, तो वो आप केवल भाषण से भ्रष्टाचार छुड़वा देंगे क्या? तो जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे कार्यकर्ता निराश है, और मेरे को लग रहा है विधायक और सांसद भी इससे निराश है कि उनके अधिकारी भी निराश है। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी की नहीं सुन रही, अधिकारी जनता की नहीं सुन रहे, अधिकारी विधायकों की नहीं सुन रहे, विधायक मंत्रियों की नहीं सुन रहे। मतलब ये जो गालमेल चल रहा है ना पूरी तरीके से, आम जनता का वास्ता जनप्रतिनिधि से होता है, उसका अफसरों से कोई मतलब नहीं है। अगर वार्ड का पार्षद है और मेरा कोई काम है तो वार्ड पार्षद के पास जाऊंगा कि निगम से वो काम कराए। अगर कोई राज्य स्तर का काम है तो विधायक के पास जाऊंगा, सांसद के पास जाऊंगा। मुझे अफसर से मतलब नहीं, कलेक्टर कौन है, कलेक्टर मेरी मान रहा है नहीं मान रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपको सत्ता में जनता लेके आती है, अफसर लेके नहीं आते। अब ब्यूरोक्रेसी तो वो होती है, सत्ता के साथ बदलती जाती है। ब्यूरोक्रेसी का चेहरा तो आपको पता है, उनको पता नहीं। लेकिन इस समय के जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, ये जो भजनलाल सरकार के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तो कोई नहीं बदले। किसी भी तरह का सरकार के आने के बाद में कोई नहीं बदला। इनका तो चरित्र भी कांग्रेसी जैसा है, विचार भी ऐसा है, विचार भी ऐसे ही है। ये भी सरकारी कमजोरी हुई ना। हाँ, ये बिल्कुल मैं कह रहा हूं। अफसरों का तबादला नहीं कर पा रहे हैं, आप आईपीएस के तबादले नहीं कर पा रहे हैं, सब इंतजार करते तबादले कब होंगे। तो ये मेरे को एक बार ये समझ में नहीं आ रही, अमित शाह और मोदी जैसे जो बहुत शातिर राजनीति है, रणनीति बनाने में, वो राजस्थान को इतना खुला क्यों छोड़ रहे हैं, जबकि उनको पता है कि निगम और पंचायत चुनाव शीघ्र होने वाले हैं। उसके बावजूद वो भजनलाल पे इतना भरोसा क्यों किए हुए हैं, या उनके दिमाग में क्या रणनीति चल रही है भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए? इसका जवाब हो सकता है हमें अमित शाह की यात्रा के बाद कल परसों मिले। लेकिन अभी कुल मिला के स्थिति है कि भाजपा के संगठन और सत्ता दोनों को ओवरऑलिंग की जरूरत है। ओवरऑलिंग इन द सेंस कि अभी तो शुरुआत ही नहीं की गई है इसकी। आप बताइए, मुझे ऐसा लगता है ऐसा बहुत कम होता है 1.5-2 साल में कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, और वो भी तब जब कई मंत्रियों पर आरोप लग चुके हैं। कई मंत्री के आप देखिए परफॉर्मेंस से दिल्ली तक रिपोर्ट गई है, संतुष्ट नहीं है सरकार, उसके बावजूद बने हुए हैं। तो ये कमजोरी किसकी है? बिल्कुल, इसको तलाशना होगा, वरना 2-3 महीने की बात और है, आपको नतीजे पता लग जाएंगे। और अभी जो माहौल बन रहा है भाजपा, आजकल भाजपा गुटबाजी भी पैदा होने लग गई है। बिल्कुल, जो सत्ता से जुड़ी हुई बुराइयां होती है भाजपा आने लगी है अब। तो गुटबाजी में पहले आप गुटबाजी जूझना चुनाव के अंदर, क्योंकि नगर निगम के चुनाव और पंचायत चुनाव बहुत छोटे स्तर के होते हैं, 1,500 से वोटों का विजय और हार होती है। अगर आपके बागी खड़े हुए चुनाव में अगर आपने टिकट बंटवारे में विवाद हुआ तो वो आपको अलग नतीजा भुगतना पड़ेगा। वो तो व्यक्तिगत नतीजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए अब मेरे को लग रहा है इस महीने के अंत तक भाजपा को संगठन सत्ता में बदलाव करना पड़ेगा। और भजनलाल जी को मैं अभी भी कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है वो सत्ता से जाएंगे, क्योंकि मेरा हमेशा मानना रहा है भजनलाल जितने कमजोर होंगे वो उतने मजबूत होंगे। और ये स्थिति अपन 1.5-2 साल से देख रहे हैं सुरेंद्र जी। तो दोस्तों, आपने सुना कि सत्ता और संगठन राजस्थान का कमज़ोर हो गया है, घुन लग गई है, और इससे में ओवरऑलिंग नहीं की गई, बदलाव नहीं किया गया, परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसके परिणाम आने वाले समय में निकाय के चुनाव में हमें बहुत चिंताजनक स्थिति में ला देंगे और भोगने पड़ेंगे। तो आज आपने सुना, मुझे ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये बताएं, और ये भी बताएं कि क्या भजनलाल सरकार जो चल रही है और जो पर्ची का नवाचार हुआ है वो राजस्थान के अंदर कामयाब होगा या नहीं होगा। इस विषय पर आपके विचार आमंत्रित हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।